Until now, we have covered definition of carbohydrates and their classification, and we have studied the structure of monosaccharides in detail. So we are going to move on to their reactions now. बेसिकली मोनोसेक्राइड्स के जो रिएक्शंस होते हैं या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है. So one by one we are going to look at the properties and their reactions of monosaccharides, okay. So first of all, which is mentioned here is iodo compound formation. Uh, Monosaccharides are capable of forming iodo compounds. How do they form these iodo compounds? An aldose, when heated with concentrated hydrogen iodide, loses all of its oxygen and is converted into an iodo compound. अगर आप किसी aldose sugar को, be it a triose, tetrose or pentose or hexose, अगर आप उसको हीट करेंगे with hydrogen iodide और concentration hydrogen iodide आप यूज़ करेंगे, what happens, उसकी सारी ऑक्सीजन जो है वो लूज हो जाती है और व्हाट डज इट फॉर्म, इट फॉर्म्स एन आयोडो कंपाउंड. अगर वो पेंटोस है तो वो आयोडोपेंटेन बनाएगा. अगर वो हेक्सोस शुगर है इट इज़ गोइंग टू फॉर्म आयोडोहेक्सेन, ठीक है. अच्छा, इससे हमें क्या पता चलता है, जो रिजल्टिंग डेरिवेटिव है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है बिकॉज इट इज़ एन अल्केन एंड इट इज़ अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड दैट टेल्स अस के ग्लूकोज के अंदर ब्रांच चेन इज मिसिंग. ग्लूकोज के अंदर आपको पता है कि ग्लूकोज का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं द ओनली डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द विद द ऑक्सीजन, ठीक है. और ऑक्सीजन क्योंकि सारी लूज हो गई है सो देयर इज नो डबल बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन कार्बन, ओके. सो दैट टेल्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लूकोज स्ट्रक्चर के ग्लूकोज में कार्बन कार्बन की कोई डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है. द ओनली डबल बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इज विद ऑक्सीजन, राइट. ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिटाइलेशन और ईस्टर फॉर्मेशन. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक रिएक्शन मेंशन नहीं किया हुआ बट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट रिएक्शन एज वेल. एसिटाइलेशन और ईस्टर फॉर्मेशन के साथ साथ ग्लूकोज या किसी भी मोनोसेक्राइड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ईथर फॉर्मेशन भी कर सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द रिएजेंट दैट वी आर यूजिंग. यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्शन दिखाती हूँ. आपके पास अगर एक ग्लूकोपाइरोनेस है, आप यहाँ पे जस्ट रिप्रेजेंटेशन की वजह से हमने यहाँ पे इसको ग्लूकोपाइरोनेस कह रहे हैं बट एक्चुअली इट इज जस्ट अ ग्लूकोज. इफ यू आर यूजिंग CH3I और मिथाइल आयोडाइड, तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है कि अगर आपके रिएजेंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है जस्ट लाइक दैट. अच्छा, इसमें आप सिल्वर ऑक्साइड आप यूज़ कर रहे हैं बट सिल्वर ऑक्साइड इज जस्ट अ कैटलिस्ट, वो आपका रिएजेंट नहीं है. दैट इज सिल्वर ऑक्साइड इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन. जस्ट मिथाइल आयोडाइड है विच इज़ गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन. और मिथाइल आयोडाइड क्या करेगा, जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसके अंदर मौजूद हैं, ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, 5. सो सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को वो रिप्लेस करके उसकी जगह मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा, ठीक है. तो पांचों हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस मिथाइल ग्रुप. और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन. और आपके पास यहाँ पे साथ में बिकॉज यू आर यूजिंग मिथाइल आयोडाइड हियर, तो आपके पास यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बनेगी दैट वुड बी हाइड्रोजन आयोडाइड. यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो इस आयोडीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे जो मिथाइल है वो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे जाके अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, अगर आप उसकी जगह पर CH3CO taken twice O यूज कर रहे हैं which is actually acetic anhydride. Acetic anhydride अगर आप यूज कर रहे हैं so that is going to form glucose pentacetate, ठीक है. ग्लूकोज पेंटासीटेट फॉर्म करेगा अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस रिएक्शन. यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से H रिमूव हो जाएगा एंड इट ऑल द एसिटेट ग्रुप विल बी एडेड हियर, ठीक है. ये इन सारी पोजीशन पे जहाँ जहाँ OH प्रेजेंट है उन तमाम पोजीशंस पे एसीटेट ऐड हो जाएगा एंड यू विल हैव अ ग्लूकोज पेंटासीटेट, ठीक है. अच्छा, उसके अलावा ग्लूकोज पेंटासीटेट की फॉर्मेशन एक दूसरे रिएजेंट से भी पॉसिबल है विच इज एसिटाइल क्लोराइड. बेसिकली ग्लूकोज पेंटासीटेट जब भी आप ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे किसी भी ऑर्गेनिक एसिड के साथ या मिनरल एसिड के साथ भी, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म ग्लूकोज का एसिड डेरिवेटिव, ठीक है. जो भी आप एसिड यूज कर रहे हैं उसका उसी के साथ डेरिवेटिव बन जाएगा. यहाँ पे हम एग्जांपल इसकी देख लेते हैं.
here here we have used acetyl chloride. acetyl chloride आपने यूज किया है. अगेन आपके पास ग्लूकोज पेंटासीटेट बन रहा है, उसकी वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितने भी हैं ऑल ऑफ दोज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द एसीटेट ग्रुप. और साथ में आपके पास क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसका अगर आप 3D स्ट्रक्चर देखना चाहें तो दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटासीटेट या पेंटासीटेट ऑफ डी ग्लूकोज. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा, बिकॉज यू नो कि ग्लूकोज जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज. सो जब उसके का पेंटासीटेट बनेगा दैट विल आल्सो कंटेन बोथ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज पेंटासीटेट. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज का, अब तक हमने 3 रिएक्शंस ग्लूकोज के देख लिए हैं. द फर्स्ट वन वाज आयोडो कंपाउंड फॉर्मेशन, द सेकंड वन वाज एसिटाइलेशन रिएक्शन एंड थर्ड वन वाज ईथर फॉर्मेशन. तीनों की आपके पास इक्वेशंस मौजूद हैं, इनको आपने याद रखना है. ठीक है. सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज ओसाजोन फॉर्मेशन. ओसाजोन फॉर्मेशन के बारे में आपने लैब में भी कवर किया हुआ है कि व्हाट इज ओसाजोन. ओसाजोन्स आर बेसिकली reactions of reducing sugar. Reducing sugars क्या होती हैं? Those sugars which have a free aldehyde group, they are capable of forming they are capable of reducing other compounds. ठीक है. reducing sugar आपके पास all monosaccharides are reducing sugar. Disaccharides में आपके पास अगर free alcohol free aldehyde group present है, only then that disaccharide will be a reducing sugar. जब हम disaccharides के structures को देखेंगे then we will discuss more about it, but right now we know that all monosaccharides are reducing sugars. Okay, so the next thing is ओसाजोन फॉर्मेशन में क्या होता है कि ओसाजोन फॉर्मेशन में हम अपनी शुगर को रिएक्ट करवाते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ. दिस इज योर फिनाइल हाइड्रोजीन, दिस इज H2N NH C6H5. दिस इज द फिनाइल हाइड्रोजीन. इसका आपका रिएक्शन होता है एंड इट्स अ 3 स्टेप रिएक्शन. व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन, इसको अगर आप इस बुक से देखेंगे तो अगर आप इसी स्टाइल से इसको याद करेंगे इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर द रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं उन्होंने साथ मिला के और हाईलाइट करके लिखी हुई हैं, सो दैट यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि कहाँ से क्या हो रहा है. ठीक है. अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, इस रिएक्शन में ओसाजोन फॉर्मेशन में ओनली कार्बन 1 एंड कार्बन 2 पार्टिसिपेट्स. ठीक है. वाई? क्योंकि इस रिएक्शन में सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन और उसके एडजेसेंट कार्बन की इन्वॉल्वमेंट होती है. सो दैट इज वाई आपके पास यहाँ पे सिर्फ C1 और C2 शो हुआ है, बाकी C3 to C6 इन्होंने एज R रिप्रेजेंट किया हुआ है, बिकॉज देयर इज नो चेंज ऑन द R. सो आप उसको रिएक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा लिखने में लंबा ना हो जाए, यू रिप्रेजेंटेड बाय R. ठीक है. अच्छा, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, एल्डोहेक्सोज है आपके पास, फ्रक्टोज भी हो सकता है, मैनोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है. रिएक्शन मैकेनिज्म सबका सेम रहेगा. ठीक है. Here you have phenyl hydrazine. What happens? ये हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है कि वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है और ये आपस में कंडेंस हो रहे हैं. ठीक है. दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे जस्ट बाय द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे जो पूरा इसका पोर्शन है ये आप देखेंगे ये यहाँ से C के साथ आके अटैच्ड हो गया है. जो ओ की जगह ओ रिमूव हुआ है उसकी जगह नाइट्रोजन आके अटैच हो गया. व्हाट हैपेंस इन द सेकंड स्टेप, अब आपके पास ये रिएक्टेंट है और अगेन रिएजेंट आपका सेम है, दैट इज फिनाइल हाइड्रोजीन. अब इसमें आपके पास क्या क्या रिमूव हो रहा है, आपके पास अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है और आपके पास एनिलीन की फॉर्मेशन हो रही है. एनिलीन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट और एनिलीन यहाँ पे फॉर्म होता है. एनिलीन किस तरह से फॉर्म होता है, यहाँ पे आपके पास अमोनिया रिलीज हो गया. ठीक है. और यहाँ पे आपके पास C6H5 और NH. अब नाइट्रोजन की वैलेंसी जब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट, तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी. दैट वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय दिस हाइड्रोजन. ठीक है. तो C6H5 और यहाँ पे आ गया NH2. ये NH2 कहाँ से आया, ये तो NH है और यहाँ पे सेकेंड हाइड्रोजन इसका यहाँ से आ गया आपके पास, राइट. अब आपके पास एक इंटरमीडिएट कीटो डेरिवेटिव बना है विच इज वेरी अनस्टेबल. इट अगेंस्ट रिएक्ट विद द फिनाइल हाइड्रोजीन और फिनाइल हाइड्रोजीन की फॉर्मेशन अब क्या होगी, अगेन वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा. दिस रिएक्शन इज वेरी सिंपल. आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी सिंपल. तीनों में आपका रिएजेंट सेम है और जो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट आ रहा है वो आपके पास यही प्रोडक्ट से ही आ रहा है. ठीक है.
सिंपली आपने क्या याद रखना है, फर्स्ट स्टेप पे आपके पास वाटर रिमूव होगा, सेकंड स्टेप पे आपके पास अमोनिया और एनिलीन रिमूव होगी, और थर्ड स्टेप पे अगेन वाटर रिमूव होगा। एंड व्हाट विल हैपन कि कार्बन 1 एंड कार्बन 2 दोनों के साथ डबल बॉन्ड पे NH2C6H5 इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 पे सेम चीज आके अटैच हो रही है, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो मैनोज हो, चाहे वो गैलेक्टोज हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चारों पे कार्बन 1 और कार्बन 2 की ओरिएंटेशन सेम हो जाएगी आफ्टर ओसाजोन फॉर्मेशन। बट आपने लैब में ऑब्जर्व किया होगा कि गैलेक्टोज का जो ओसाजोन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज, जो तीनों सेम ओसाजोन फॉर्म करते हैं, बट गैलेक्टोज का ओसाजोन डिफरेंट होता है। व्हाई? बिकॉज गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डिफरेंट आता है। C1 और C2 तो वहाँ पे सेम रहेगा, बट गैलेक्टोज हैज अ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑन कार्बन नंबर 4, क्योंकि कार्बन नंबर 4 पे ओरिएंटेशन डिफरेंट है, सो दैट विल चेंज द शेप ऑफ द ओसाजोन, ठीक है। बाकी ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज में जो डिफरेंसेस हैं वो कार्बन 1 और 2 पर हैं, सो उसकी वजह से जब कार्बन 1 और 2 रीअरेंज होके इस सिचुएशन में आ जाएंगे तो उनका बाकी का C3 टू C6 स्ट्रक्चर ऑलरेडी सेम है, तो इवेंचुअली उनका ओसाजोन बिल्कुल सेम शेप का बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव, अच्छा यहाँ पे इन्होंने आपको माल्टोस और लैक्टोस का भी ओसाजोन दिखाया हुआ है, बट इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम डाइसैकेराइड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर्स। अच्छा, इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर्स क्या होता है? अच्छा, इसको आप याद रखिएगा, हमने इससे पहले एक और शुगर की इंटर कन्वर्जन पढ़ी थी, बट दैट वाज जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था आपके पास कि आपने जैसे ही ग्लूकोज को डिसॉल्व किया, अल्फा और बीटा ग्लूकोज आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। वो जस्ट आपका जो हेमी एसिटल रिंग है वो ब्रेक होके दोबारा फॉर्म हो रहा था, विच वॉज कॉजिंग द म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन इज दैट कन्वर्जन जब आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाए, ठीक है। और इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर आपके पास क्या है? सिंपली आपके पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज जो कि डिफरेंट तरह की शुगर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। वो किस तरह से होता है कि ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को या मैनोज को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ईन फॉर्म। व्हाट इज इन ईन फॉर्म? ईन फॉर्म इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ईन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड, डाई मीन्स टू, एंड ओल इज यूज फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ईन डायोल विल मीन कि आपके पास कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डायोल उन दोनों कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, राइट। सो इनडायोल फॉर्म किस तरह से बन रही है कि ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज तीनों की कॉमन इनडायोल फॉर्म है। तो जब ग्लूकोज से इनडायोल बनता है, समटाइम्स जब वो दोबारा अपने आप को चेंज करता है, बिकॉज आपको पता है कि जो इनडायोल फॉर्म है वो एक अनस्टेबल फॉर्म है। तो जब वो दोबारा अपने आप को चेंज करता है तो हो सकता है कि वो ग्लूकोज बनाने के बजाय मैनोज बना दे या वो फ्रक्टोज बना दे। जस्ट लाइक दैट, फ्रक्टोज जब अपने आप को इंडायोल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मैनोज और ग्लूकोज। तो इसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है कि ग्लूकोज की इंटर कन्वर्जन हो रही है। अच्छा, इसके लिए आपके पास सोल्यूशन को वीकली अल्कलाइन होना जरूरी है। वीकली अल्कलाइन सोल्यूशन में ही इंडायोल फॉर्मेशन या इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर होगी, जबकि एज यू रिमेंबर कि म्यूटा रोटेशन नॉर्मल ग्लूकोज सोल्यूशन में भी हो रही है। यू डू नॉट नीड एनी कैटलिस्ट फॉर दैट, जस्ट सिंपली आपने शुगर को डिसॉल्व किया और उसमें ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन म्यूटा रोटेशन एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस शुगर एसिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपके पास। शुगर्स जो हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस हो सकते हैं। व्हेन दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइज में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, एक एल्डिहाइड है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। व्हेन oxidation of an aldose with bromine water converts the aldehyde to a carboxylic acid group.
यानी कि आपके पास जो शुगर है, अगर उसके एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीजन ऐड होगी, CHO आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, इट विल फॉर्म अ COOH ग्रुप विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो अगर जब भी आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी, इट इज गोइंग टू फॉर्म एल्डोनिक एसिड। इसमें इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि डी ग्लूकोज चेंज होकर डी ग्लूकोनिक एसिड बना लेगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास बोथ एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों की ऑक्सीडेशन हो रही है, in that case the the resultant acid will be called as saccharic और aldaric acid, जिसको आप ग्लूकोज का आपके पास ग्लूकैरिक एसिड बन जाएगा और गैलेक्टोज का आपके पास म्यूसिक एसिड बनेगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड आपके पास एग्जाम्पल है कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो किसी तरह से सेव हो जाए और सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इन ऑल थ्री केसेस आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, चाहे एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो चाहे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो, बोथ आर फॉर्मिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सिर्फ अगर एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म एल्डोनिक एसिड। अगर सिर्फ अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म यूरोनिक एसिड। और अगर दोनों ऑक्सीडाइज हो गए हैं, दैट इज गोइंग टू फॉर्म एल्डेरिक एसिड और सैकेरिक एसिड। ठीक है, तीनों के लिए कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, रिएजेंट्स डिफरेंट होते हैं। सो अच्छा, इसके अंदर दे यूरोनिक एसिड की बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे आल्सो एक्सर्ट रिड्यूसिंग एक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा, एल्डिहाइड ग्रुप बहुत रिएक्टिव ग्रुप होता है। अगर आपके पास यूरोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है और स्टिल आपके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी रिएक्टिव और वो रिड्यूसिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है। ग्लूकुरोनिक एसिड आपके पास मल्टीपल पाथवेज में यूज भी होता है। आगे हम जब हम पाथवेज स्टडी करेंगे, वी विल सी कि ग्लूकुरोनिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज मिस हो गई थी जिसको मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। इन डायोल फॉर्मेशन जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो इन डायोल फॉर्मेशन में ये जो प्रोसेस हो रहा है इन डायोल फॉर्मेशन का, कि ग्लूकोज मैनोज में चेंज हो रहा है, मैनोज फ्रक्टोज में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टॉटोमराइजेशन का। व्हाट इज टॉटोमराइजेशन? बेसिकली टॉटोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स दैट readily interconvert, बगैर किसी बहुत ज़्यादा उनको परस्यूट करने के बगैर ही वो आपस में बहुत जल्दी जल्दी इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। सो दैट इज बेसिकली टॉटोमराइजेशन। और जो आपके पास कंपाउंड्स बन रहे हैं जैसे ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज टॉटोमर्स। ठीक है, और ये टॉटोमराइजेशन हो किस वजह से रही होती है? व्हाट इज एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड दिस टॉटोमराइजेशन? ये जो प्रोटॉन है वो रीलोकेट हो रहा होता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है दैट इज बीइंग रीलोकेटेड, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। व्हाई द पोजीशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड इज चेंजिंग? बिकॉज अ प्रोटॉन इज चेंजिंग द पोजीशन। ठीक है, अच्छा, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सारी ये जो नाम है कि कौन सी कंडीशन में आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, कि ऑक्सीडेशन अगर हो रही है तो अगर एल्डोनिक एसिड की फॉर्म हो रहा है तो डी ग्लूकोज से डी ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है। अगर आपके पास एल्डेरिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है तो डी ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड टू डी ग्लूकैरिक एसिड और डी गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू म्यूसिक एसिड। In case of uronic acid formation, D-glucose is converted into glucuronic acid and D-galactose is converted into galactouronic acid. ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास रिडक्शन होती है शुगर्स की, तो रिडक्शन में आपके पास क्या होता है? The monosaccharides may be reduced to their corresponding alcohols by reducing agents such as sodium amalgam. Similarly, ketones may also be reduced to form keto alcohols. ठीक है, तो आपके पास जो शुगर अल्कोहल्स बनेंगी, हर शुगर अल्कोहल के अपने नाम हैं। डी ग्लूकोज से आपके पास डी सॉर्बिटॉल बनेगा, डी गैलेक्टोज से आपके पास डी डल्सिटॉल बनेगा एंड डी मैनोज इज गोइंग टू यील्ड डी मैनेटॉल। कीटो शुगर डी फ्रक्टोज यील्ड्स डी मैनेटॉल एंड डी सॉर्बिटॉल। इससे दोनों चीजें बनती हैं, डी मैनेटॉल भी बनता है और डी सॉर्बिटॉल भी बनता है। यू हैव अ टास्क कि आपको सॉर्बिटॉल और मैनेटॉल की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉर्बिटॉल मैनेटॉल की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन बहुत कॉमन है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इससे ऑलरेडी फेमिलियर भी हों। अच्छा, सॉर्बिटॉल की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के साथ साथ
एक फूड इंडस्ट्री में भी एप्लीकेशन आती है, आप उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा बिकॉज वो इससे रेलिवेंट ही है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन से. So the next we have action of acids on carbohydrates and action of alkali on carbohydrates. मोनोसेक्राइड जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और अल्कली के साथ भी रिएक्ट करते हैं. इसको अगर आप समराइज करें, if we have dilute acid then it will cause the hydrolysis of sugar. अगर आपके पास हायर शुगर है, फॉर एग्जांपल पॉलीसेक्राइड्स हैं या डाइसेक्राइड्स हैं या ओलिगोसेक्राइड्स हैं, अगर आप उनको डाइल्यूट एसिड में प्लेस करेंगे यू विल ऑब्टेन मोनोसेक्राइड्स. आपको पता है डाइजेशन में भी यही हो रहा होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आपके जो पॉलीसेक्राइड्स आपने खाए होते हैं या डाइसेक्राइड आपने खाया होता है तो दैट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू मोनोसेक्राइड. ठीक है. अच्छा, अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड यूज कर रहे हैं इट विल कॉज द डीकम्पोजिशन. डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस कॉज करेगा, कंसंट्रेटेड एसिड से डीकम्पोज हो जाएगा, कंपाउंड जो है वो उसमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब आपस में अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, व्हाट हैपेंस विद द एक्शन ऑफ अल्कली, कि अगर आप डाइल्यूट अल्कली यूज कर रहे हैं, अभी हमने पिछले उसमें देखा था कि इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली टॉटमराइजेशन टेक्स प्लेस and in presence of concentrated alkali caramelization and decomposition. Concentrated acid use करें या alkali use करें both can cause decomposition, लेकिन alkali एक extra reaction भी cause करता है that is caramelization में क्या होता है कि just the outer structure of the sugar becomes brown और वो आपके पास एक caramel form में आ जाता है. ठीक है. So the last reaction of sugar or monosaccharides is reducing action of sugars in alkaline solution. What happens? अभी हमने जब इंडायोल डिस्कस किया था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि इंडायोल फॉर्म इज अ वेरी रिएक्टिव फॉर्म. So all the sugar that contain free sugar group they can undergo enolization or formation of indiol. So whenever they are placed in an alkaline solution and they form the indiol forms, they are highly reactive and are easily oxidized by oxygen and other oxidizing agents and form sugar acids. ठीक है. अब जब sugar acids बनेंगे, as a consequence they readily reduce oxidizing ions such as silver, mercury, bismuth, cupric and ferrocyanide आयंस. ठीक है. तो ये सारे जो आपके पास आयंस हैं वो आपके पास इजीली रिड्यूस हो सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द शुगर व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन. ठीक है. आपके पास होगा क्या, जब भी आप शुगर को अल्कलाइन सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे दे विल फॉर्म शुगर एसिड्स एंड देन they will reduce oxidizing ions. ठीक है. So because they are causing the reduction so they are also called as reducing sugars. अच्छा, इसमें आपने एक और चीज़ करनी है कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जितनी भी आपको यहाँ पे गिवन है वो आप सब रीड करेंगे एंड इन इंटरैक्टिव सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज मोनोसेक्राइड्स. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो उसी वक्त अपने पास नोट डाउन कर लिया कीजिए ताकि इंटरेक्टिव सेशन में आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें. और जिन चीज़ों को मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ, बार बार उन पे एम्फेसाइज करती हूँ, पे अटेंशन, उनको नोटिस किया कीजिए क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप चीज़ें ठीक से समझ आ गई होंगी आप लोगों को. सो अल्लाह हाफिज़.